हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, XAFO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन का जुलाई मंथ का इशू, जो कि एक स्पेशल इशू था और वो किस पे था? वाटर रिसोर्सेज पे। वाटर रिसोर्स अगर हम कहें एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए रिसोर्स भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन की ही अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो हाई यील्डिंग वैरायटीज के साथ साथ हाई इफिशिएंसी या हाई इनपुट एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई थी, जिसमें कि हाई इनपुट रिक्वायरमेंट की जरूरत थी। तो केमिकल्स के साथ, मतलब जो फर्टिलाइजर थे, केमिकल्स थे, उसके साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो थी इरिगेशन की। तो अगर आप एक ये क्वेश्चन भी देखेंगे ना कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो नॉर्थ पार्ट में क्यों लिमिटेड था, क्यों नहीं साउथ पार्ट में, या फिर हम कह सकें एमपी के पार्ट, या फिर जो नीचे महाराष्ट्र है, कर्नाटका तेलंगाना वाला रीजन था, वहां क्यों नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, या फिर वहां क्यों नहीं इतना इम्पैक्ट था? तो इसीलिए नहीं था क्योंकि जो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी वाला पार्ट है, वहां पे इरिगेशन कोई चैलेंज नहीं था। फर्टाइल लैंड थी, राउंड द वाटर इरिगेशन की फैसिलिटीज थी, वो भी उस टाइम पे 1960s के टाइम पे। सो ग्राउंड वाटर या फिर वाटर रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हम इसको डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा पूरे सेशन में, ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। और हमने 2020 में भी देखा था कि जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था कि जलायुक्त शिविर किस स्टेट की स्कीम है। तो जनरली ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन रहती हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे हमने डिस्कशन किया ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत इंडिया में किन साइंटिस्ट ने की? ये आपने बताना है, जिनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, वो आपको बताना है। थोड़ा सा स्पीड में हम चलेंगे क्योंकि ये स्पेशल इशू था, तो स्पेशल इशू जो होता है, जो नॉर्मल कुरुक्षेत्र आती है उसका जस्ट डबल होता है, तो काफी सारी चीजें होती हैं। हम कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, बाकी PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर नीचे लिंक में वीडियो के, आप दोनों कहीं से भी ले सकते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले इंडिया की कंडीशन समझनी पड़ेगी। इंडिया की कंडीशन को आप देखिए, आज के टाइम पे विश्व की 18% आबादी इंडिया में रहती है। मींस इंडिया में जो पॉपुलेशन कितनी रिसाइड करती है? 18%, विथ मियर 4% वाटर रिसोर्सेज, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात 2.4% लैंड रिसोर्सेज। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा वेट मतलब वेटेज की से मैं कह रहा हूं कि 18% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2.4% लैंड रिसोर्सेज में और 4% वाटर रिसोर्सेज में रहती है। अब हम एक बार इरिगेशन की या फिर रेनफॉल की बात करें तो आउट ऑफ टोटल प्रेसिपिटेशन, टोटल जो रेनफॉल होता है 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर, उसमें से 1900 BCM तो रन ऑफ हो जाता है, मतलब वो बह जाता है, वो यूज नहीं हो पाता। और जो यूटिलाइजेबल वाटर है वो कितनी है? 1137 सेंटीमीटर, तो ये BCM, सॉरी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना इरिगेशन या जितना रेनफॉल होता है उतना वाटर कभी भी यूज नहीं हो पाता। और ये कंडीशन और ज्यादा बुरी हो चुकी है जब से कि मॉनसून इरेटिक है और क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी हमें साथ में दिख रहा है। नाउ जो फर्स्ट आर्टिकल था इक्विटेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एक इंसान को मिनिमम 50 लीटर ऑफ वाटर per day to meet the most basic needs, and the water source has to be within 1 kilometer of the home, with collection time should not exceed 30 minutes. So this is the requirement, or we can say the parameter that are set by the WHO. Means a person should have the minimum 50 liter of water that is within the 1 kilometer of the area, and the collection time should not exceed 30 minutes. अब आप इसको इंडिया की किसी भी कंडीशन से देख लीजिए, 1 किलोमीटर में, मतलब अर्बन एरिया में नहीं है तो 1 किलोमीटर तो बहुत कम डिस्टेंस होती है। 1 किलोमीटर में पानी मिलना तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। भाई ये कंडीशन थी। हालांकि अभी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनसे काफी सारा चेंजेस आए हैं, जैसे जल जीवन मिशन से हर घर जल, वो स्कीम्स ने काफी हेल्प किया है, बट स्टिल कहीं कहीं पे स्कैर्सिटी अभी भी है। WHO के अकॉर्डिंग ये है। देन इट इज एस्टिमेटेड ग्लोबली 2.3 बिलियन पीपल लिव इन वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन, एंड अबाउट 2 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये कंडीशन है। नाउ वाटर कैसे कैसे यूज होता है मेजरली हम ये देखेंगे। सो सबसे पहला क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एडवांसेस हुए हैं, ये नो डाउट। एग्रीकल्चर में वाटर एक बहुत मेजर इनपुट है, मैंने आपको बताया अभी। 1950 के टाइम पे देखेंगे 376 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे डैम का या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बिल्डिंग के लिए, जो बजट अब बढ़ के 1,65,000 करोड़ हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं।
अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, ये क्योंकि ये लाइन से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। हमारे पास टोटल कल्चरेबल जो एरिया है, या फिर आप कह सकते हैं टोटल कल्टिवेबल एरिया है, वो है नियर अबाउट 141 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से 68 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इरिगेशन है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं इरिगेटेड जो लैंड है वो कितना है, केवल 68 मिलियन हेक्टेयर, तो जस्ट हाफ एरिया इरिगेटेड है। 31 मिलियन हेक्टेयर एरिया किसके अंदर है, राइस एंड शुगर केन के अंदर। तो राइस एंड शुगर केन, दीज आर द टू वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करती हैं। इसके अलावा 28 मिलियन हेक्टेयर एरिया किसके अंदर है, व्हीट के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एक जो यूज था वो एग्रीकल्चर में था, दूसरा पानी पीने के लिए। तो SDG 6 है जो टारगेट करता है यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030। सो अगर आप देखेंगे इंडिया का जो डोमेस्टिक वाटर सेक्टर है कंज्यूम अबाउट 7% ऑफ द टोटल वाटर कंज्यूम्ड एनुअली। जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ 7%। बाकी कहाँ जा रहा है ये आप सोचिए, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने WHO की बात की थी, इसने कहा था 50 लीटर पानी रोज चाहिए, और दैट इज विद इन द 1 किलोमीटर, और 30 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए उसको लेने में। देन CPHEEO के अकॉर्डिंग 135 लीटर ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड सफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ अ पर्सन इन अ डे इन टाउन एरिया, एंड ये कहां तक जा सकती है, 200 लीटर पर डे इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो इनका कितना कहना है, 135 लीटर। इस फैक्टर को अगर हम ध्यान में रखेंगे, लेस देन 70 BCM ऑफ वाटर मस्ट हैव बीन मोर देन इनफ टू कैटर द डोमेस्टिक नीड ऑफ 1.35 बिलियन पीपल ऑफ द कंट्री। किसकी बात की गई, डोमेस्टिक नीड की। डोमेस्टिक नीड क्या है, जो हम केवल कंज्यूम कर रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे, कंडीशन बहुत अलग है, थोड़ी डराने वाली भी है, देखेंगे कितनी डर हमें लगती है। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये थोड़ा सा डरावना है। आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पहले वाली लाइन में लिखा है, या पहले 3 लाइन में लिखा है, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो डिक्लाइन हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर। दैट ऑफ एनुअल रेनफॉल 1.7 सेंटीमीटर एज कंपेयर टू 1961-2010 के एवरेज में अगर हम देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर का डिक्रीज हमें देखने को मिला है रेनफॉल में। अब इसके क्या मायने हैं, 1 सेंटीमीटर शॉर्टेज का मतलब है रिडक्शन ऑफ अबाउट 25 BCM टू 30 BCM। अभी जस्ट इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, 70 BCM वाटर हमारे लिए मतलब सफिशिएंट वाटर है, और यहाँ पे कितना है कि हर साल जो कमी हो रही है रेनफॉल में, उससे कितना रिडक्शन हो रहा है, 25 BCM टू 30 BCM from the annually expected water availability, which is equal to the quantum of water required to meet annual domestic demand of 600 million people with 135 लीटर पर डे। इसका क्या मतलब है, हर साल 600 मिलियन पीपल के यूज करने लायक पानी हमको मिल ही नहीं रहा है, और वो भी क्यों, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज को समझिए, एकदम से इंपैक्ट उसका दिखता नहीं है, बहुत स्लोली इंपैक्ट में काफी सारी चीजें हैं, चाहे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे हमारा इरिगेशन, सारी ही चीजें उसमें हैं। बाकी आप समझदार हैं। ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, ग्राउंड वाटर को हम एक्वीफर कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन तो इसी की वजह से था, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया है। अब इसकी वजह से हुआ बहुत सारा वाटर निकाला गया क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो उससे क्या हुआ, डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द पेनिनसुलर सदर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न की अगर आप बात करेंगे तो जितना भी हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी वेस्ट वाला एरिया है, या फिर राजस्थान तो बेचारा सूख ही गया। पेनिनसुलर सदर्न पार्ट की हम बात करेंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स, या फिर हम जो पैडी शुगर केन कहते थे, अब उनका कल्टीवेशन नहीं होता, वो सारा कुछ शिफ्ट हो रहा है कहाँ, यूपी में। यूपी में हम कहें भगवान की कृपा से या फिर जो गंगा नदी है उनकी कृपा से इरिगेशन में कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि गंगा नदी पूरी उस एरिया से जाती है, यमुना नदी भी फिर आ जाती है आधे से। एंड उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर है, ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर लेवल होने का रीजन भी एक यही है, और दूसरा लैंड बहुत फर्टाइल है, तो ये रीजन है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको बहुत डिक्रीज हुआ है। अब देखिए, more than 60% of the agriculture water demand is met from the groundwater with 2.6 million deep tube wells, 9.1 million shallow tube wells and 8.8 million dug wells। तो आप ये देखिए कितनी 60%, मतलब 60% जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी हो रही है, ग्राउंड वाटर से। तो आप समझिए कि ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज हो रहा है। अभी आगे हम देखेंगे इसको, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब जल शक्ति अभियान कैच द रेन, सो फॉर द इन सिटू कंजर्वेशन, इसकी टैगलाइन क्या है, वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल्स। तो ये भी ध्यान रखने क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया 2019 में, 2021 में भी चल रहा है, 22 में भी चल रहा है। 5 मेजर एस्पेक्ट थे, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि बात क्या की गई, अगर टैगलाइन को ही आप देखेंगे ना समझ जाएंगे, जल
शक्ति अभियान कैच द रेन, मतलब रेन को हमको कैच करना, कैच करने का मतलब क्या है कि उसको कंजर्व करना है। और टैगलाइन क्या है, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जब भी बारिश हो, जहां पे बारिश हो वहीं पे उसको कंजर्व करना है। बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर, देन रिनोवेशन ऑफ द ट्रेडिशनल अदर वाटर बॉडीज, जो जिसमें हम पहले से रिचार्ज करते थे, रीयूज ऑफ वाटर एंड द रिचार्जिंग स्ट्रक्चर, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। तो जितनी भी सारी चीजें हैं वो किससे रिलेटेड है, इन सीटू वाटर कंजर्वेशन से। देन इस साल गवर्नमेंट ने मिशन अमृत सरोवर स्टार्ट किया। उसका क्या है कि हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने हैं। इसका क्या मतलब है अमृत सरोवर बनाने का, कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज हैं या तो उनको हमको प्रॉपर्ली रिचार्ज और उनको रेनोवेट करना है या फिर नए बनाने हैं। देन ट्रेडिशनल नॉलेज इन वाटर कंजर्वेशन, इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जलाशय या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर किस स्टेट में है। तो क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुआ है कवर, तो आप एक बार तो जस्ट इसको रीड कर सकते हैं, इतनी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा तो आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप जो कुरुक्षेत्र मैगजीन का इशू है वो देख सकते हैं। सिंपल ये ध्यान रखिए कौन कौन से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैम्बू पाइप्स, तो वाटर कन्वेंस या फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपने देखा है कि बैम्बू लगाए रहते हैं। Then Apatani, Zebo, Shio, Uzihi, Dongs and the ponds, Gar and Dara. So these are from the North Indian part. Then Indo-Gangetic, Ahar, Paine, Bengal inundation, Jampois और Dungs. राजस्थान तो क्योंकि राजस्थान में वैसे ही वाटर की स्कैरसिटी, तो वहाँ तो डिफरेंट टाइप के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है। कुंड्स और कुंडीज, कुइस और बेरीज, खादिन्स, नदीज, तालाब, विरदा, नादा, बंदा, जोहात, स्टेपवेल्स, बाउली, बावरीज, झालर, चौका सिस्टम। सो ये कहां से है, राजस्थान और गुजरात के पार्ट से। साउथ इंडिया में ईरी, एनिकट्स, कदीम, मरामाठू एंड जैकवेल। सो दीज आर द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। एंड इन द डेक्कन एंड द महाराष्ट्र पार्ट, कोली टैंक्स, बंधारा, स्कीरी एंड द रामटेक मॉडल। सो दीज आर द मॉडल्स। ये वाटर हार्वेस्टिंग के हैं या फिर रिजर्वॉयर हैं या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। तो इसको आप रोक के या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली इनको बहुत ज्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे। हायर हिमालयाज में जिंक्स एंड घुल एक सीरीज भी थी आई थिंक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। अब आते हैं इधर पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी अभी हमने पढ़ा था, एक तो WHO के अकॉर्डिंग और दूसरा हमने डिस्कस किया था और एक बड़ी सी कमेटी थी उसके अकॉर्डिंग। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द कंट्री हैज बीन फॉलोइंग प्रोग्रेसिवली। तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है, ये स्टार्ट करना ही पड़ता है ऐसे अपने आर्टिकल को। द एवरेज annual per capita availability in India was high as 5,177 cubic meter in the year 1951। पॉपुलेशन भी कम थी तो एवरेज अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। अभी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो गई तो कम होगी। एक रीजन ये भी है। दूसरा रीजन क्या है, जो वाटर रिसोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हुए हैं। ये 2001 में 1869 हो गई थी, 1545 हो गई 2011 में। तो आप देख सकते हैं कि कितना पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लास्ट ईयर 25 मार्च 2021 को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 1486 क्यूबिक मीटर इन द ईयर 2021 है। और कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, 1341 क्यूबिक मीटर इन 2025 एंड 1140 बाय द ईयर 2050। अब देखिए चिंताजनक बात यहाँ पे लिखी है, द पर कैपिटा एनुअल वाटर रिक्वायर वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ लेस देन 1700 क्यूबिक मीटर्स कंसिडर्ड एज वाटर स्ट्रेस्ड। तो आप हमारे जितने क्लासिफिकेशन देखेंगे सबके अकॉर्डिंग हम किस में आते हैं, वाटर स्ट्रेस्ड में। और वेयर एज द बिलो 1000 क्यूबिक मीटर इट इज कंसिडर्ड एज वाटर स्कैरसिटी कंडीशन। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। देन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसको यहाँ पे कवर नहीं करते। देन नेशनल वाटर मिशन कंजर्वेशन अंडर जल शक्ति अभियान, ये भी हमने पढ़ा। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 कंपोनेंट हैं, डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, बट आपको 4 कंपोनेंट पता होने चाहिए और किस मिनिस्ट्री से हैं। तो पहला है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, हर खेत को पानी, माइनर इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री का है। ओके, ये 4 कंपोनेंट, मतलब हर बार इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अब वाटर यूजर एसोसिएशन बनाए गए। वाटर यूजर एसोसिएशन क्या है, ग्रुप है फार्मर्स का।
या फिर हम कह सकते हैं कि जिनको कॉमन जो रिसोर्स है उसको यूज करना है। तो अब कॉमन रिसोर्स अगर यूज करना है तो उसका जुडिशियल यूज भी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए। जो वाटर कन्वेंस या फिर ट्रांसपोर्ट जैसे हम कर रहे हैं उसमें अगर कोई टूट फूट हो गई तो उसको रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए भी लोगों की सहयोग चाहिए। तो उसके लिए वाटर यूजर एसोसिएशन बनाए गए हैं, उससे ये फायदे हुए। अगर आप फंक्शंस देखेंगे तो फंक्शंस हैं एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, फिक्सेशन एंड कलेक्शन ऑफ वाटर चार्जेस एंड पनिशिंग डिफॉल्टर विद इन द एरिया ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन। तो ये बेसिक इनके मेजर वर्क है। देन वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर की बात करें, अब ये भी फिर से हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, बस आप इसको देखते रहिए। एनुअल यूटिलाइजेबल सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कितने कितने हैं, 690 BCM एंड 431 BCM रिस्पेक्टिवली। अब देखिए एवरेज फ्लो ऑफ रिवर कितना है, 1869 BCM। ग्राउंड वाटर इज अ रिप्लेनिशेबल सोर्स ऑफ गेट नियरली 74% रिचार्ज। तो अब ये 74% रिचार्ज कहाँ से मिलता है इसको, रेनफॉल से, एंड रेस्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द कैनाल्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। अब जो लाइन है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि 141 मिलियन एरिया में से 68 मिलियन हेक्टेयर एरिया ही इरिगेटेड है। वैसे यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर यूजेस 89% ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन व्हाइल 11% इज कंज्यूम्ड इन द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। समझिए इस बात को कि जो प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है वो 89% वाटर यूज कर रहा है ग्राउंड वाटर का, और जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है, वो केवल 11% यूज कर रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर यूजर अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 85% ऑफ द टोटल वाटर यूसेज। अब ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर नाबार्ड में पूछा ही गया था, है ना, वहां पूछा गया था कुछ कि मेजर या फिर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को किस में क्लासिफाई करते हैं। तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा होता है, जिसमें कल्टीवेशन या फिर कल्चरेबल कमांड एरिया मोर देन 10,000 हेक्टेयर होता है, और अगर ये एरिया 10,000 से कम और 2,000 से ज्यादा है, 2000 से 10,000 के बीच में है तो हम इसको मीडियम में रखते हैं, और लेस देन 2000 है तो हम इसको माइनर में रखते हैं। तो ये भी इरिगेशन से रिलेटेड याद होना चाहिए। देन पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, इसको हमने अभी डिफरेंट वर्ड से लिखा है, ये वाटर यूजर एसोसिएशन, वही पूरा कंसेप्ट है। देन अग्नि मिशन, तो अग्नि मिशन बेसिकली इग्नाइटेड आइडियाज। तो यहाँ पे क्या है कि आइडिया हमको किसके लिए यूज करने हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए, और कैसे हम उसको इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फोकस थिंग है इसमें। देन रिजुवनेशन ऑफ द रिवर, तो आपको पता ही है कि अभी हम बात कर रहे थे कि यूपी में इतना बेनिफिट है क्योंकि रिवर गंगा यमुना ये सारी चीजें हैं, तो उनको रिजुवनेट भी करना है। ऐसे ही कोई डेड रिवर से हमको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आप देखेंगे नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट बना लेकर आया गया वो इसी के लिए था। So by 2030, 40% of the Indian population may not have drinking water if no effective measurement including river rejuvenation is executed. So देखो डरने की बात तो है ही, 2030 तो कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है, 8 साल की बात ही है कि 40% पॉपुलेशन की बात नहीं होगी, और अगर स्कैर्सिटी होती है फिर बहुत ज़्यादा कलेश होता है बेसिकली, है ना, क्योंकि अगर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है और लगभग इक्वल नहीं है तो फिर तो मतलब आप समझ सकते हैं ना कि एक टाइप की क्या छीना झपटी ही होगी फिर रिसोर्सेज के लिए। देन कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI रिपोर्ट, ये क्या बताती है, नियरली 600 मिलियन इंडियन फेसेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, हमने वो क्लासिफिकेशन भी देखा था। है मोर देन 40% ऑफ द एनुअली अवेलेबल सरफेस वाटर इज यूज्ड एवरी ईयर, अबाउट 2 लाख पीपल आर डाइंग एवरीवेयर ड्यू टू द इनएडिक्वेट एक्सेस टू सेफ वाटर, ये भी समझिए। तो नीति आयोग ने कहा कि भाई मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ड्राई डेज विदाउट रेन ड्यूरिंग द मॉनसून हैव इंक्रीज्ड, ये आप देख ही रहे हैं, इस बार तो हमने हीट वेव भी देखी। तो नीति आयोग रिपोर्ट ऑल्सो स्टेटेड इफ मिटिगेशन मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इंडिया कैन फेस 6% लॉस इन इट्स GDP बाय 2050। एक तरफ हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ इन रिसोर्सेज से ही इतना % लॉस है। इंडिया रैंक्स 120th ऑफ 122 कंट्रीज इन अ ग्लोबल वाटर इक्वालिटी इंडेक्स, मतलब 122 देशों में 120वां नंबर हमारा है वाटर क्वालिटी इंडेक्स में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हमारी क्वालिटी होगी। खैर काफ़ी चीज़ें हैं और चिंताजनक स्थिति है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि ये सिचुएशन है डायरेक्टली दिखती नहीं है तो हर कोई अपने लेवल पे इसमें हेल्प नहीं करता है, बट हमें करना चाहिए। लाइक हम जितना हो सके अपनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। हमें लगता है ना कि घर में एक बल्ब एक्स्ट्रा जल भी गया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, हम बिल पे कर देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आप ये समझिए कि जो लाइट आ रही है उसकी एवज में कुछ ना कुछ रिसोर्स जा रहा है, और उस रिसोर्स की नहीं होने की वजह से किसी ना किसी की जान जा रही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ के
यूज कीजिएगा। द ट्यून दैट कैन प्ले, तो 17 SDGs की मैं 9 थीम्स को सेलेक्ट किया गया है। पहला क्या है, विलेज डेवलपमेंट्स के रिलेटेड, पॉवर्टी फ्री एनहांस लाइवलीहुड विलेज, हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, ग्रीन क्लीन एंड ग्रीन विलेज, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली सिक्योर्ड विलेज विद गुड गवर्नेंस एंड जेंडर्ड डेवलपमेंट इन विलेज। सो दीज आर द ट्यून, ये जो बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ SDGs, तो 2030 तक ये भी कंप्लीट होनी है। तो मॉक टेस्ट देते रहिए, यही था इस पूरे स्पेशल इशू में। आप इसको पढ़ सकते हैं, बट मैं अभी कहूँगा कि आप इसको मेंस के टाइम पे ज़्यादा पढ़िएगा। अभी ये समरी काफ़ी है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में, अगर वो रूरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है। तो रेगुलरली मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर देना जरूरी है। सो दिस वाज द इशू ऑफ जुलाई 2022। इंपॉर्टेंट था, समझिए वाटर रिसोर्सेज क्या है और क्या उसकी स्कैरसिटी है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप नाबार्ड में जाएंगे तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप जरूर वर्क करेंगे जो कि इस नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। जिसने भी कम्प्लीटली देखी है, रियली वेरी थैंक यू, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिली होगी। सो हैव अ गुड डे अहेड।